हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नई शानदार वीडियो के अंदर। आज हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो जानते हैं इस चैप्टर के बारे में बिना किसी देरी के। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बता दो, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर को। तो जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा कि भाई अमेरिका विश्व की महाशक्ति बन गई। अब अमेरिका को कोई ऐसा देश नहीं जो टक्कर दे सके, बट कोई तो होगा आसपास, आज नहीं तो या फिर कल वो देश अल्टरनेट बन सकता है। अल्टरनेट का मतलब वैकल्प बन सकता है, अमेरिका को चुनौती दे सकता है किसी न किसी मामले के अंदर। तो आज जानेंगे उन्हीं कुछ सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बच्चों फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ, कि यूरोप के अंदर कुछ देशों ने यूरोपीय संघ की स्थापना करी। यूरोपीय संघ क्या है बच्चों? बेसिकली ग्रुप है कुछ देशों का जो कि आपस में मिलकर विकास करते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? हमारी 1 नवंबर 1993 को मार्क्सिस्ट जो संधि हुई थी हमारी यूरोप के अंदर, उसके तहत, जिसका उद्देश्य क्या है? साथ मिलकर यूरोपीय देशों का आर्थिक विकास करना। शुरुआत के अंदर इसके अंदर 12 देश थे, परंतु विद द टाइम देश जुड़ते गए। आज के टाइम में कितने देश है इसमें? 27 देश। तो आपको समझ आ गया यूरोपीय संघ है क्या। आप ऊपर देख सकते होंगे, यहाँ पे झंडा भी आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे बच्चों बोलता है इससे रिगार्डेड कि यूरोपीय संघ आपने जान लिया भाई ऊपर से होता क्या यूरोपीय संघ। एक आम टर्म के अंदर एक संगठन है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी 1993 में आर्थिक विकास करने के लिए। आप जानते हैं इसकी विशेषताएं कि क्या वो चीज़ें हैं या फिर जो इसको खास बनाती हैं। तो ध्यान दो बच्चों, पहला कि 2005 में सकल घरेलू उत्पाद या फिर कह लो जीडीपी अमेरिका से भी अधिक थी। कि जो यूरोपीय संघ है उसकी अचीवमेंट, उसकी उपलब्धियों की बात करी जाए तो पहली उपलब्धि है कि 2005 के अंदर इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था, जो कि काफ़ी सराहनीय है। इसके बाद सेकेंडली बच्चा बोलता है कि जीडीपी, इसकी जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी उस समय। अभी कम हो गई किसी आर्थिक कांड के चलते और अभी तो कोरोना के चलते और कम हो गई है, बट उस समय इसकी 12,000 अरब डॉलर की क्या थी? जीडीपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आगे बोलता है कि यूरो, जो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा है, वह आज के समय अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। आप सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है यूएस डॉलर के अंदर। अगर आप एक देश से दूसरे देश के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो जो एक्सचेंज होगा करेंसी वो क्या होता है? यूएस डॉलर, ठीक है। बट आज के समय यूरोप के 12 देश ऐसे हैं जो कि ट्रेड के लिए क्या करते हैं? यूरो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा? अमेरिका को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है आगे कि 550 के करीब परमाणु हथियार है। कि यूरोपीय संघ के 2 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम है और दोनों के पास मिला के लगभग 550 के करीब परमाणु हथियार अभी के समय मौजूद हैं। इसके अलावा विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी अधिक है वर्तमान में। और लास्ट, ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं? स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर, जो कि मदद करते हैं यूरोपीय संघ को एक बड़ा आर्थिक संगठन बनाने में। तो बच्चों ये तो बात कर ली हमने बेसिकली कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं, कि एक तरीके से कह सकते हैं यूरोपीय संघ खास क्यों है। पर ये तो नहीं बोल सकते कोई देश खास है लाइक बेस्ट होगा, उसके अंदर कुछ कमियां भी तो होती हैं। तो जो चलिए जानते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में। तो पहली कमी क्या आती है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा को सभी लोग मानने को तैयार नहीं। कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो है ना, मैंने बताया आपको पहले वाली वीडियोस पहले वाले टॉपिक के अंदर। तो वो जो मुद्रा है हालांकि अच्छी चल रही है देश के अंदर, 12 देश उसको फॉलो करते हैं, विद द टाइम कंट्री इन्वॉल्व हो रही हैं, बट सभी देश उसको स्वीकार करने से मना करते हैं। ब्रिटेन और डेनमार्क मना करते हैं इस करेंसी को स्वीकार करने के लिए। वो अभी मानते हैं कि डॉलर का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। सेकंड बच्चा बोलता है कि नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद, कि हमेशा से लेकर इनका विवाद रहा है कि कौन से नए सदस्य हैं जिनको शामिल किया जाए, और अगर शामिल किया जाता है तो क्या क्या शर्तें होंगी उस देश के लिए या फिर क्राइटेरिया। नेक्स्टली बोलता है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने यूरोपीय संघ से अलग रखा। कि यूरोपीय संघ ने क्या बोला कि ब्रिटेन ने क्या बोला कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कि भाई जो हम ट्रेड करते हैं, हम व्यापार करेंगे, वो अमेरिका से टोटली डिफरेंट होगा। वी आर नॉट कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम ईच अदर्स, ठीक है। तो ये चीज़ करी उन्होंने। आगे साथ ही बोला उन्होंने कि साझी सेना पर आपसी मतभेद, कि जब यूरोपीय संघ ने बात करी कि आपस में एक साझी सेना की स्थापना करी जाए तो उसको लेकर भी मतभेद थे। कुछ देश उसके फेवर में थे, हालांकि कुछ देश विरोध कर रहे थे, जिसके चलते ये भी क्या रहा? असफल।
सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछता है, कई बार इंडिविजुअली पूछता है। तो जानते हैं इसके बारे में कि यूरोपीय संघ के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव बताओ। तो बच्चों ध्यान देना, इसके अंदर हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से आता है, या फिर पर्टिकुलर पूछ लेगा सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक, या फिर पूछेगा तीनों को एक साथ। तो चलिए हम जानते हैं कुछ टॉपिक्स इसके बारे में। तो पहला बोलता है इसके आर्थिक प्रभाव कि यूरोपीय संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कि अमेरिका के बाद ही यूरोपीय संघ आज के समय क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और उनकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रही है कि उनकी जो करेंसी है यूरो, सेकंड में बोलता है वो आज के समय अमेरिकी का जो डॉलर है उसको अच्छी खासी चुनौती दे रही है। थर्ड पॉइंट बोलता है बच्चों सामूहिक कृषि तथा आर्थिक नीति। और साथ ही साथ यूरोपीय संघ के जो आर्थिक नीति और सामूहिक कृषि है वो एक इफेक्टिव पॉइंट्स बन गया आज के टाइम पे इनके विकास के लिए। और अगला विश्व व्यापार संघ पर ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण। की वर्तमान में जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काफ़ी हद तक ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों देश वो हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं, स्थायी सदस्य। यूएनओ के परमानेंट मेंबर होने की वजह से इनकी बातों का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल डिसीजंस पे। लास्टली बच्चों बोलता है कि यूएन को दिए जाने वाला अनुदान। कि यूरोपीय संघ की बात करी जाए, अगर ओवरऑल डोनेशन की बात करी जाए तो जो यूरोपीय संघ है वो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर अनुदान या फिर डोनेशन देता है यूएनओ को, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आता है और एक ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ी बात है। एंड लास्ट बोलता है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र, आयात और निर्यात निःशुल्क। कि यूरोपीय संघ एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर जो व्यापार होता है वो कैसा होता है बच्चों, मुक्त होता है, फ्री ट्रेड होता है, इम्पोर्ट हो चाहे वो क्या हो, एक्सपोर्ट। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों बताता है हमारा सैनिक कारक। सैनिक के अंदर ध्यान देना कि 500 से अधिक परमाणु बम। कि यूरोपीय संघ के पास क्या है, 500 से अधिक परमाणु बम है जो कि इसको एक शक्तिशाली संगठन बनाते हैं। सेकंड बोलता है कि यूएन की स्थायी सदस्यता ब्रिटेन और फ्रांस की, इसको सैनिक कारकों में सक्सेसफुल बनाते हैं इसके दो मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि यूएनओ क्या है, परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट बच्चों बोलता है सैनिक के अंदर कि वायुसेना, जल सेना के पास अत्यधिक आधुनिक हथियार। की जो यूरोपीय संघ की आर्थिक के साथ साथ सैनिक क्षमता को बढ़ाता है वो क्या है, उनकी सेना। हालांकि उनकी कोई कंबाइंड सेना नहीं है, बट इंडिविजुअली देशों के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी कंट्री को तबाह कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो अमेरिका के बाद ब्रिटेन की नौसेना, फ्रांस की नौसेना, इसी प्रकार से इनकी वायुसेना। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट के अंदर सैनिक के अंदर बताता है वीटो पावर। कि यूएनओ के अंदर वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्थायी सदस्यता बोलते हो। अभी के लिए आप जान लो, इसको बोलते हैं स्थायी सदस्यता, बाकी आप जानोगे डिटेल के अंदर 6 चैप्टर में। स्थायी सदस्यता होती है यूरोपीय संघ की, से हम बोलते हैं वीटो पावर। और ब्रिटेन और फ्रांस जो कि यूरोपीय संघ के मेंबर हैं, इन दोनों के पास क्या है, स्थायी सदस्यता। मतलब विश्व के अंदर 5 ही देश है जिसके पास ये पावर है और उनमें से 2 यूरोप के हैं। तो आप लगा सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये किसी भी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में बोलता है उच्चतम तकनीक। कि यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली सैनिक संगठन बनाती है इसकी उच्चतम तकनीक, हाई क्वालिटी के वेपन। आप सब जानते हैं कि भारत भी अलग अलग समय पे यूरोपीय देशों से हथियार खरीदता है, जो कि बताता है कि इनके पास कितने मॉडर्न वेपन्स अवेलेबल्स हैं। ये तो कुछ हमारे सैनिक और आर्थिक कारक। नेक्स्ट बच्चे बोलता है राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट्स है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता। कि इनके पास 2 ऐसे मेंबर है जिनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता है, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि इसको पॉलिटिकली काफी पावरफुल बनाते हैं। नेक्स्ट वीटो पावर। कि उनके पास 2 ऐसे मेंबर हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं, जिनको मतलब कभी भी हटाया नहीं जा सकता और कोई भी डिसीजन इनसे पूछे बिना, परमिशन के बिना हो ही नहीं सकता। इसके अलावा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, हेग, जो कि नीदरलैंड के अंदर है, जो कि किसका पार्ट है, नीदरलैंड यूरोपीय संघ का। ये वो सारी चीजें हैं जो कि इसको राजनीतिक तौर पर क्या बनाती हैं, शक्तिशाली। आपके सामने ये पॉइंट्स हो रखे हैं, आपके लिए बेटर होगा कि आप सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो, जो आपके लिए इफेक्टिव होगा और साथ ही साथ ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, यूरोपीय संघ का झंडा, कि यूरोपीय संघ का क्या है झंडा और क्या है इसकी पहचान। इससे रिगार्डेड 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो जानते हैं इसके बारे में। कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर यूरोपीय संघ का झंडा आ रहा होगा, आप इसके बारे में ध्यान से समझ सकते हो। तो बताता क्या है, यूरोपीय संघ का झंडा क्या है, सोने के 12 सितारे हैं जो कि एक चक्र के रूप में साझा करते हैं, और ये क्या दर्शाते हैं आपस में एकता और तालमेल। और साथ ही साथ यूरोप की एक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि जो 12 की संख्या है वो पूर्णतः क्या है, श्रेष्ठता और एकता का। तो ये क्या था हमारा यूरोपीय संघ का झंडा। नीचे डिटेल्स दे रखी है, आप नोट डाउन कर सकते हो बेटर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, आसियान। जैसे कि आपको पता होगा हमने पहले क्या पढ़ा, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ की तरह ये भी क्या है, एक आर्थिक संगठन। तो जानते हैं इसके बारे में। तो आसियान के बच्चों पहला पॉइंट बोलता है कि इसकी स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 के अंदर। पहली चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 में। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि साथ मिलकर आर्थिक विकास करना। और आज के समय इसके अंदर 10 देश है, परंतु जब स्थापना हुई थी 5 देशों ने इसकी स्थापना करी। देखते हैं 5 देश हैं कौन से। तो 5 देश है बच्चों, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ध्यान देना, फिंगर टिप पे लर्न जाते हैं, आपको रट लेने ऐसे की। फाउंडर फादर्स कौन है हमारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, दैट्स इट। बाद में जो देश जुड़े उनका नाम क्या था, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। तो इस प्रकार से आज के समय इसके 10 सदस्य मेंबर हैं। तो आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। किसी क्वेश्चन पे आने से पहले जान लेते हैं इसके झंडे के बारे में, क्योंकि झंडे से रिगार्डेड 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, एक तो यूरोपीय संघ वाला और एक आसियान का। तो चलो बच्चे देखते हैं। ये क्या है कि यह लोगो जो उनका झंडा है, ये लोगो धान की बालियां दर्शाता है, जिसके अंदर क्या है, 10 धान की बालियों को आपस में बांधा दिखाया गया है, जो कि 10 देशों की ओर संकेत करता है। ठीक है। सेकंड बोलता है बच्चे, जिन्हें एकता और सहयोग के बंधन में आपस में बांध दिया गया है। और ये 10 धान की बालियां है ना, एक चक्र के अंदर दिखाई गई हैं, और चक्र उद्देश्य की एकता को प्रकट करता है कि इनके सबके उद्देश्य क्या होंगे, एक जैसे। तो ये क्या हमारा आसियान का झंडा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आसियान के 3 स्तंभ क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आसियान के 3 स्तंभ क्या है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोला। तो ध्यान से सुनना बच्चों उस क्वेश्चन को। पहला बोलता है इसका सैनिक स्तंभ, कि आसियान के सैनिक स्तंभ के फीचर्स क्या है। पहला बताता है निशस्त्रीकरण, की पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण कर रखा आसियान ने अपने आप को, कि आसियान किसी भी प्रकार के खतरनाक हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। सेकंड, कभी भी हमला नहीं करेगा, कि आसियान कभी भी किसी देश को सामने से हमला नहीं करेगा। और थर्ड, एनपीटी की नीति, नॉन प्रोलिफरेशनल ट्रीटी की, यह कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों बोलता है आर्थिक। तो आर्थिक के अंदर बेसिकली साझी कृषि नीति की, इनकी जो कृषि नीति होगी वो एक जैसी होगी। सेकंड, मुक्त व्यापार नीति होगी, व्यापार होगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स के बिना होगा। थर्ड बोलता है कि आसियान के बाजार व्यापार को प्रोत्साहन देंगे, कि ये लोग कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लाएंगे ताकि व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इनके क्षेत्रों में। ठीक है। तो ये होगा इसके सैनिक और आर्थिक। और लास्ट क्या आता है इसका, सांस्कृतिक। तो आपस में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक मेलों को बढ़ाया जाए, ये इन्होंने किया। इसके अलावा दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृति के प्रसार को बढ़ाना, जैसे कि हमारा नेशनल टेलीविज़न है, इसका नाम है दूरदर्शन, वैसे ही इनके जो नेशनल टेलीविज़न है वहाँ पे एक दूसरे कल्चर को दिखाना और बढ़ावा दिया जाए। तो ये इन लोगों ने किया। और लास्ट में बोलता है इंटरनेट, कि इंटरनेट एक मीडियम बन गया आज के टाइम पे, ताकि इन लोगों को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, और किया भी है इंटरनेट ने काफ़ी हद तक। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, 4 और 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो आप नोट डाउन कर लो नोटबुक के अंदर, ज़्यादा बेटरली आपको समझ आ जाएगा। सो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, विजन दस्तावेज 2020। तो जानते हैं विजन दस्तावेज 2020 है क्या। तो बेसिकली बच्चों हुआ क्या, मैं बता दूं आपको, 1967 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है। और 2017 के अंदर जैसे क्या हुआ, 50 साल पूरे हो गए। अब इन्होंने क्या किया, एक पर्पस कर लिया कि आने वाले 2020 तक हम क्या बनेंगे, एक बहुत बड़ी महाशक्ति। ठीक है।
और इसी महाशक्ति को बनने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ प्रावधान किए, कुछ प्रोविजंस किए, कुछ परिवर्तन कर दिया अपने अंदर। तो जानते हैं परिवर्तनों के बारे में। पहला परिवर्तन क्या था, पहले वर्ष में 2 बैठकें किया, पहले साल में 1 बैठक करते थे, 1 मीटिंग होती थी, अब क्या होंगी 2 बैठकें। पहले किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, अब किया करेंगे। साथ ही साथ पहले केवल आपस में व्यापार किया करते थे, परंतु अब व्यापार को और भी देशों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये क्या था हमारा विजन दस्तावेज। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था बच्चों क्या हमारा आसियान। आई होप आपको समझ आया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है हमारा चीन। जैसे कि आप जानते हो कि चीन आज के समय उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है इसको, और एक कई पावरफुल कंट्री के तौर पे हम नज़र इसके लगाते हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि आज के समय चीन यहाँ पर है, कैसे पहुँचा है, इसके बारे में जानते हैं। तो बोलता क्या है कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण बताओ कि क्या वो कारण थे जिसके चलते चीनी अर्थव्यवस्था अपनी पीक पर पहुँच गई। तो जानते हैं बच्चों एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में। पहला बताता है कि भाई पहले इनके जो राष्ट्रपति थे वो क्या थे, माओ थे, जिनकी डेथ हो गई 1972 के अंदर। और उनके बाद कौन आए हमारे देंग शाओपिंग। और देंग शाओपिंग के आने के बाद इनकी राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। इन्होंने क्या बोला कि हम लाएंगे रिफॉर्म्स, बदलाव जो कि देश के लिए अच्छे होंगे। तो देखते हैं पहला क्या हुआ, 1972 में इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई। पहले चाइना केवल आपस में व्यापार करता था अकेला, अब क्या किया इन्होंने व्यापार में खुले द्वार की नीति, विदेशी कंपनियों को इन्विटेशन दिया, आप आओ हमारे देश के अंदर व्यापार करो। सेकंड बोलता है कि 4 क्षेत्रों में विकास किया इन्होंने, कृषि, उद्योग, सेना और प्रौद्योगिकी। थर्ड बोलता है कि 1971 में इन्होंने यूएनओ की सदस्यता ले ली ताकि वैश्विक स्तर पर इनकी पहचान बढ़े। 1982 में कृषि का भी निजीकरण कर दिया, क्योंकि पहले क्या था जो कृषि था वो सरकार के अधीन थी, सभी लोग एज अ वर्कर वर्क करते थे। बट अब क्या हो गया, जो कृषि हो गई वो फ्री हो गई, आप खरीदो, आप अपनी ज़मीन पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा बोलता है उद्योग का निजीकरण। बाद में क्या हुआ, 1978 के अंदर जो उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियाँ थी, उनको भी क्या कर दिया गया, प्राइवेट। पहले क्या था सारी सरकार के अधीन थे, सरकारी फैक्ट्री थी, अब क्या हो गया प्राइवेट भी काम कर सकती थी। तो ये किया। इसके अलावा 2001 में इन्होंने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ले ली। इससे क्या हो गया, वैश्विक व्यापार के अंदर इनकी भूमिका बढ़ने लग गई। और लास्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। ये क्या होता है, सेज का मतलब होता है कुछ एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड कर देते हैं किसी कंट्री के अंदर। वहाँ पर क्या होता है, लाइक कंपनीज खोली जाती है और समथिंग जो लोग कानून होते हैं ना वो थोड़े से अलग होते हैं। वहाँ पे जो कानून होते हैं वो थोड़ा खाली व्यापार के लिए होते हैं, व्यापार को प्राथमिकता देते हैं। तो ये क्या था हमारा सेजेस के एस्टेब्लिशमेंट करी चाइना ने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिकली हमने सारे बड़े बड़े मेजर क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। तो अगर आपको समझ आया हो कॉन्सेप्ट, अगर सारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम सब जानते हैं कि एक सब्सक्राइब कितना मोटिवेट करता है हमको। सो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।